हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इन्वेस्टमेंट थीम और तीन ऐसे पावरफुल स्टॉक्स की जो शायद अगले कई सालों तक इंडिया के ग्रोथ स्टोरी का वन ऑफ द पावरफुल हिस्सा बनने वाले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक सवाल से। अगर मैं आपसे कहूं कि इंडिया में एक भी नया स्टॉक लिस्ट ना हो, मार्केट कुछ टाइम के लिए साइडवेज ही रहे, फिर भी कुछ कंपनीज हर नए इन्वेस्टर के साथ पैसा कमाती रहेंगी, तो शायद आपको सुन के हैरानी होगी। क्यों? क्योंकि ये कंपनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करती, ये इन्वेस्टिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर ओन करती है। इसे कुछ ऐसे समझते हैं, मान लीजिए आप किसी ब्रोकर के साथ या लेट्स से धन पर अपना अकाउंट खोलते हैं, कोई स्टॉक खरीदते हैं, एसआईपी स्टार्ट करते हैं या आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं, तो हमें सिर्फ एज एन इन्वेस्टर फ्रंट एंड एक्सपीरियंस मिलता है, लेकिन उसके पीछे एक पूरा फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर का नेटवर्क काम कर रहा होता है। और इसी इंफ्रास्ट्रक्चर को चलाने वाली कंपनीज के बारे में रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत कम जानते हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक इंटरेस्टिंग बिजनेस स्टोरी है या एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी है? इसका जवाब हमें इंडिया की फाइनेंशियलाइजेशन स्टोरी में मिलता है। पिछले कई सालों में इंडिया में इन्वेस्टिंग का बिहेवियर फंडामेंटली चेंज हुआ है। पहले हाउस होल्ड सेविंग्स का बड़ा हिस्सा एफडीज, गोल्ड और रियल एस्टेट में जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे फाइनेंशियल एसेट्स का शेयर बढ़ रहा है। इसी ट्रेंड का सबसे बड़ा एविडेंस म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री और इक्विटी पार्टिसिपेशन के नंबर्स में दिखता है। एएमएफआई के डेटा के अकॉर्डिंग जून 2016 में इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज एसेट्स अंडर मैनेजमेंट लगभग 13.8 लाख करोड़ थी। जून 2026 तक ये बढ़कर 82.2 लाख करोड़ के ऊपर पहुंच चुका है। मतलब सिर्फ 10 सालों में इंडस्ट्री का साइज करीब 6 टाइम्स हो गया है। लेकिन सिर्फ एयूएम नहीं बढ़ा है। जून 2026 में मंथली एसआईपी इनफ्लोज 31,781 करोड़ रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मार्केट ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये है कि क्रोर्स ऑफ इंडियंस ने इन्वेस्टिंग को एक मंथली फाइनेंशियल हैबिट बना लिया है। हर महीने नए इन्वेस्टर्स मार्केट में आ रहे हैं और एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स सिस्टमेटिकली अपनी वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं। इसी ट्रेंड को अब डीमैट अकाउंट्स में देखते हैं। सेबी के डेटा के अकॉर्डिंग मई 2026 तक इंडिया में लगभग 22.9 करोड़ डीमैट अकाउंट्स थे। इनमें से करीब 18.4 करोड़ डीमैट अकाउंट्स सीडीएसएल के पास और 4.5 करोड़ अकाउंट्स एनएसडीएल के पास थे। एक डिकेड पहले इक्विटी इन्वेस्टिंग रिलेटिवली निश एक्टिविटी थी। आज पार्टिसिपेशन टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज तक पहुंच चुकी है और ये ट्रेंड अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। जब एक नया इन्वेस्टर मार्केट में आता है तो वो सिर्फ एक ब्रोकरेज अकाउंट नहीं खोलता, वो एक डीमैट अकाउंट क्रिएट करता है, वो म्यूचुअल फंड इकोसिस्टम का हिस्सा बनता है, वो आईपीओज में पार्टिसिपेट करता है और फ्यूचर में कॉर्पोरेट एक्शंस, नॉमिनी अपडेट्स, केवाईसी चेंजेस और कई फाइनेंशियल सर्विसेज यूज करता है। मतलब एक इन्वेस्टर की जर्नी के साथ पूरे फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड भी बढ़ती है। और इसी वजह से मुझे लगता है कि आज सिर्फ ब्रोकर्स, एक्सचेंजेस या एएमसीज को देखना काफ़ी नहीं है। अगर हमें इंडिया की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियलाइजेशन स्टोरी को समझना है तो हमें उन बिजनेसेस को समझना होगा जो इस पूरे इकोसिस्टम को क्वाइटली पावर कर रही है। आज हम 3 ऐसी फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को एनालाइज करेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं उस कंपनी से जिसके बिना आपके डीमैट अकाउंट में एक भी शेयर इलेक्ट्रॉनिक एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, और कंपनी का नाम है सीडीएसएल। इस कंपनी को समझने के लिए एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आज आप धन पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के 100 शेयर्स खरीदते हैं। ऑर्डर एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट हो गया और ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई, लेकिन उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट सवाल आता है, आपके शेयर्स एक्चुअल में रहते कहाँ हैं? क्या ब्रोकर उन्हें होल्ड करता है? नहीं, ब्रोकर सिर्फ ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करता है। आपके शेयर्स का इलेक्ट्रॉनिक ओनरशिप रिकॉर्ड एक डिपॉजिटरी मेंटेन करती है। इंडिया में सिर्फ 2 डिपॉजिटरीज हैं, सीडीएसएल और एनएसडीएल। ये इंस्टीट्यूशन सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड करते हैं, ओनरशिप रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं और सेटलमेंट प्रोसेस को सिक्योरली कंप्लीट करते हैं। इसीलिए डिपॉजिटरी किसी ब्रोकर या एक्सचेंज का कॉम्पिटिटर नहीं, बल्कि पूरे इक्विटी इकोसिस्टम का कोर इंफ्रास्ट्रक्चर है।
सीडीएसएल का बिजनेस सिर्फ शेयर्स को होल्ड करने तक लिमिटेड नहीं है। जब भी कोई नया इन्वेस्टर डीमैट अकाउंट खोलता है, शेयर्स ट्रांसफर होते हैं, बोनस या राइट शेयर्स क्रेडिट होते हैं, सिक्योरिटीज प्लेज की जाती है या कॉर्पोरेट एक्शंस प्रोसेस होते हैं, हर स्टेज पर डिपॉजिटरी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। यानी सीडीएसएल की ग्रोथ किसी एक स्टॉक या सेक्टर पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि इंडिया के ओवरऑल इन्वेस्टर बेस और सिक्योरिटीज मार्केट के एक्सपेंशन से जुड़ी है। अब बिजनेस की क्वालिटी को नंबर्स के थ्रू समझते हैं। स्कैनिक्स में आप इस कंपनी के नंबर डिटेल में देख सकते हैं। FY 2019 में कंपनी का रेवेन्यू 245 करोड़ था, जो FY 2026 तक बढ़कर 1239 करोड़ हो गया है। सिर्फ रेवेन्यू ही नहीं बल्कि प्रॉफिटेबिलिटी भी कंसिस्टेंटली स्ट्रॉन्ग रही है। FY 2026 में ऑपरेटिंग मार्जिन 51% है और पिछले कई सालों से मार्जिन 50% के आसपास बना हुआ है। किसी इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस के लिए इतनी हाई प्रॉफिटेबिलिटी एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इंडिकेट करती है, और इसका रीजन बिजनेस मॉडल में छुपा हुआ है। सीडीएसएल एक एसेट लाइट टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है। इस टाइप के बिजनेस में एक बार टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश हो जाए तो नए इन्वेस्टर्स को ऑनबोर्ड करने का इंक्रीमेंटल कॉस्ट रिलेटिवली कम हो जाता है। इसी वजह से बिजनेस में ऑपरेटिंग लेवरेज दिखता है, जहां रेवेन्यू तेजी से ग्रो कर सकता है बिना उसी प्रोपोर्शन में कॉस्ट बढ़े। कंपनी की बैलेंस शीट भी उतनी ही इंप्रेसिव है। कंपनी वर्चुअली डेट फ्री है और डेट टू इक्विटी रेशियो 0 है। रिटर्न ऑन इक्विटी 22.7% है, जो एफिशिएंट कैपिटल एलोकेशन को रिफ्लेक्ट करता है। साथ ही ऑपरेटिंग कैश फ्लो FY 2019 के 86 करोड़ से बढ़कर FY 2026 में 467 करोड़ हो गए हैं। इसका मतलब कंपनी की अर्निंग सिर्फ अकाउंटिंग प्रॉफिट्स नहीं बल्कि एक्चुअल कैश जनरेशन से भी सपोर्टेड है। अब फ्यूचर ग्रोथ की बात करते हैं। इंडिया में फाइनेंशियलाइजेशन अभी भी अर्ली स्टेज में है। जैसे जैसे नए इन्वेस्टर्स मार्केट में आएंगे, डीमैट अकाउंट्स बढ़ेंगे, IPO पार्टिसिपेशन इंप्रूव होगी और लिस्टेड सिक्योरिटीज का इकोसिस्टम एक्सपैंड होगा, वैसे वैसे डिपॉजिटरी सर्विसेज की डिमांड भी बढ़ेगी। सीडीएसएल का लॉन्ग टर्म ग्रोथ ड्राइवर इसी स्ट्रक्चरल ट्रेंड से लिंक्ड है, ना कि सिर्फ शॉर्ट टर्म मार्केट रैलीज से। लेकिन याद रखिए, कंपनी के कुछ रिस्क भी हैं। अगर हम कंपनी के PE पर नजर डालें तो कंपनी का PE लगभग 63 है, जो दिखाता है कि वैल्यूएशन प्रीमियम पर ट्रेड कर रही है और मार्केट फ्यूचर ग्रोथ की काफी एक्सपेक्टेशन प्राइस इन कर चुका है। इसके अलावा NSDL एक एस्टैब्लिश्ड कॉम्पिटिटर है और डिपॉजिटरी बिजनेस सेबी के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंडर ऑपरेट करता है, इसलिए रेगुलेटरी चेंजेस और कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी को भी मॉनिटर करना जरूरी है। अगर एक लाइन में सीडीएसएल को डिफाइन करना हो तो मैं कहूंगी कि ये स्टॉक मार्केट का सबसे विजिबल बिजनेस नहीं है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेसेस में से एक है। चलिए अब चलते हैं अपने दूसरे स्टॉक की तरफ। अब अगर इक्विटी इन्वेस्टिंग के बाद इंडिया की फाइनेंशियलाइजेशन स्टोरी का दूसरा सबसे बड़ा पिलर कोई है तो वो है म्यूचुअल फंड्स। इसी इकोसिस्टम की बैकबोन है हमारी अगली कंपनी, और कंपनी का नाम है कैम्स। हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट अकाउंट से डेबिट होता है, म्यूचुअल फंड्स यूनिट्स अलॉट हो जाती हैं और कुछ ही सेकेंड्स में ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है। लेकिन इस सिंपल एक्सपीरियंस के पीछे का ऑपरेशनल फ्रेमवर्क काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। हर SIP इंस्टॉलमेंट प्रोसेस करना, यूनिट्स अलॉट करना, इन्वेस्टर रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, अकाउंट स्टेटमेंट्स जनरेट करना, रिडम्पशंस और स्विच रिक्वेस्ट प्रोसेस करना, नॉमिनी और बैंक डिटेल्स अपडेट करना, ये सब काम एसेट मैनेजमेंट कंपनी खुद नहीं करती। इस ऑपरेशनल लेयर को मैनेज करने का काम रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट यानी RTA करता है। इंडिया में इस सेगमेंट का मार्केट लीडर है कैम्स। यही वजह है कि कैम्स को सिर्फ एक टेक्नोलॉजी कंपनी या सर्विस प्रोवाइडर के रूप में देखना सही नहीं है। ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एक क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस है। जब भी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ग्रो करती है, नए इन्वेस्टर्स SIP शुरू करते हैं या एसेट्स अंडर मैनेजमेंट बढ़ते हैं, तो उस ग्रोथ का डायरेक्ट ऑपरेशनल बेनिफिट कैम्स को भी मिलता है। कंपनी आज इंडिया के म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लगभग 68% एसेट्स अंडर मैनेजमेंट को सर्विस प्रोवाइड करती है। इस लेवल का मार्केट शेयर सिर्फ स्केल नहीं दिखाता, बल्कि इंडस्ट्री में कंपनी की स्ट्रॉन्ग पोजीशनिंग को भी रिफ्लेक्ट करता है।
चलिए एक बार कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स देखते हैं स्कैनेक्स में। FY 2019 में कैम्स का रेवेन्यू 712 करोड़ था, जो FY 2026 में बढ़कर 1567 करोड़ हो गया है। रेवेन्यू में ये ग्रोथ इम्प्रेसिव है, लेकिन मुझे इससे भी ज़्यादा कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी लगी। पिछले कई सालों से ऑपरेटिंग मार्जिन कंसिस्टेंटली 40 से 47% के बीच रही है और FY 2026 में भी ऑपरेटिंग मार्जिन 45% है। फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री में इतनी स्टेबल मार्जिन्स जनरली तभी देखने को मिलती हैं जब बिजनेस के पास स्ट्रॉन्ग क्लाइंट रिलेशनशिप और ऑपरेशनल एफिशिएंसी दोनों हों। कंपनी के बैलेंस शीट भी काफ़ी हेल्दी है। अगर हम डेट टू इक्विटी की बात करें तो ये रेशियो सिर्फ 0.06 है, यानी बिजनेस ऑलमोस्ट डेट फ्री है। रिटर्न ऑन इक्विटी 35.7% है, जो इस पूरी लिस्ट में सबसे इम्प्रेसिव मैट्रिक्स में से एक है। हाई ROE का मतलब ये है कि कंपनी कंपैरेटिवली कम कैपिटल यूज करके भी स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट्स जनरेट कर पा रही है। साथ ही ऑपरेटिंग कैश फ्लो FY 2019 के 187 करोड़ से बढ़कर FY 2026 में 584 करोड़ हो गया है। इससे भी क्लियर होता है कि अर्निंग सिर्फ अकाउंटिंग प्रॉफिट्स नहीं है, बल्कि कैश जनरेशन भी इक्वली स्ट्रॉन्ग है। मेरी समझ में कैम्स का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इसका स्टिकी बिजनेस मॉडल है। जब एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी अपने पूरे इन्वेस्टर डेटाबेस, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग और ऑपरेशनल सिस्टम को किसी RTA के साथ इंटीग्रेट कर देती है, तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को रिप्लेस करना आसान नहीं होता। इसीलिए क्लाइंट रिलेशनशिप जनरली लॉन्ग टर्म होती हैं और रिकरिंग रेवेन्यू विजिबिलिटी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहती है। इसी वजह से बिजनेस मार्केट साइकिल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल नज़र आता है। लेकिन हाँ, कंपनी के रिस्क भी हैं। अगर हम कंपनी के PE पर नज़र डालें तो ये लगभग 40 है, जो दिखाता है कि मार्केट क्वालिटी बिजनेस के लिए प्रीमियम वैल्यूएशन देने को तैयार है। अगर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की ग्रोथ सिग्निफिकेंटली स्लो होती है या कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग प्रेशर बढ़ता है, तो फ्यूचर अर्निंग्स ग्रोथ को इम्पैक्ट कर सकती हैं। चलिए अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट कंपनी की तरफ। देखिए, अभी तक हमने दो इम्पॉर्टेंट लेयर्स समझ लिए हैं। अगर इक्विटी मार्केट के लिए डिपॉजिटरी इंफ्रास्ट्रक्चर CDSL प्रोवाइड करता है और म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शंस का ऑपरेशनल बैकबोन कैम्स हैं, तो सवाल ये है कि फाइनेंशियल इकोसिस्टम के बाकी फंक्शंस कौन मैनेज करता है। IPOs के रजिस्ट्रार कौन बनाता है, लिस्टेड कंपनीज के शेयर होल्डर रिकॉर्ड्स कौन मेंटेन करता है, पेंशन प्लेटफॉर्म्स, इशूअर सॉल्यूशंस और ग्लोबल फंड एडमिनिस्ट्रेशन जैसे बिजनेसेस में कौन काम करता है। इसी जगह केफिन टेक्नोलॉजीज की एंट्री होती है। केफिन को सिर्फ कैम्स का कॉम्पिटिटर कहना बिजनेस को ओवर सिंप्लीफाई करना होगा। हाँ, कंपनी म्यूचुअल फंड रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट बिजनेस में एक मेजर प्लेयर है, लेकिन इसका बिजनेस उससे काफ़ी आगे बढ़ चुका है। कंपनी म्यूचुअल फंड सर्विसिंग के साथ साथ इश्यूअर सॉल्यूशंस, IPO रजिस्ट्री सर्विसेज, कॉर्पोरेट रजिस्ट्री, वेल्थ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म्स, पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन और इंटरनेशनल फंड एडमिनिस्ट्रेशन जैसे मल्टीपल वर्टिकल्स में काम करती है। यानी अगर इंडिया का फाइनेंशियल इकोसिस्टम और सोफिस्टिकेटेड होता है तो केफिन के पास ग्रोथ का एक नहीं बल्कि कई इंजन्स हैं। एक बार कंपनी के नंबर्स देखते हैं स्कैनेक्स में। FY 2019 में कंपनी का रेवेन्यू सिर्फ 165 करोड़ था। FY 2026 तक ये बढ़कर 1344 करोड़ हो चुका है। मतलब सिर्फ 7 सालों में रेवेन्यू 8 टाइम से ज़्यादा बढ़ा है। अब तक मैंने जो कंपनीज डिस्कस की हैं उनमें से ये सबसे फास्ट रेवेन्यू ग्रोथ है, लेकिन ग्रोथ तभी वैल्यूएबल होती है जब प्रॉफिटेबिलिटी भी उसके साथ इम्प्रूव हो। केफिन ने पिछले कई सालों में अपनी ऑपरेटिंग मार्जिन को लगभग 40 से 45% की रेंज में मेंटेन किया है और FY 2026 में ऑपरेटिंग मार्जिन 41% रही। ये दिखाता है कि कंपनी एक्सपेंशन के साथ ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी मेंटेन कर पा रही है। प्रॉफिटेबिलिटी की कहानी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है कंपनी की। FY 2021 में कंपनी लॉस में थी, लेकिन उसके बाद अर्निंग्स में स्ट्रॉन्ग टर्न अराउंड देखने को मिला है। FY 2022 में पैट 149 करोड़, FY 2023 में 196 करोड़, FY 2024 में 246 करोड़, FY 2025 में 333 करोड़
और FY 2026 में 344 करोड़ रहा है। यानी बिजनेस ने सिर्फ स्केल नहीं अचीव किया है बल्कि सस्टेनेबल प्रॉफिटेबिलिटी भी स्टैब्लिश की है। अगर हम कंपनी के बैलेंस शीट की बात करें तो वो भी काफ़ी हेल्दी नज़र आती है। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो सिर्फ 0.03 है, यानी बिजनेस ऑलमोस्ट डेट फ्री है। रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 20.5% है, जो कैपिटल लाइट टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग माना जाता है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी FY 2019 के 63 करोड़ से बढ़कर FY 2026 में 370 करोड़ हो गया है। इससे ये कॉन्फिडेंस मिलता है कि अर्निंग्स कैश जनरेशन में कन्वर्ट हो रही है और बिजनेस एक्सपेंशन सिर्फ अकाउंटिंग नंबर्स पर बेस्ड नहीं है। मेरे हिसाब से केफिन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इसका डाइवर्सिफिकेशन है। अगर फ्यूचर में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की ग्रोथ थोड़े टाइम के लिए स्लो भी पड़ती है, तब भी कंपनी के पास इश्यूअर सर्विसेज, IPO रजिस्ट्री, पेंशन सॉल्यूशंस और इंटरनेशनल बिजनेसेस जैसे मल्टीपल रेवेन्यू ड्राइवर्स मौजूद हैं। इसीलिए ये एक सिंगल प्रोडक्ट कंपनी नहीं बल्कि फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म बनने की डायरेक्शन में इवॉल्व हो रही है। अब अगर कंपनी के वैल्यूएशन की बात करें तो स्टॉक का PE लगभग 54 है। इसीलिए मार्केट फ्यूचर ग्रोथ को पहले ही काफ़ी हद तक प्राइस कर चुका है और ये कंपनी का रिस्क भी है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड सर्विसिंग और इश्यूअर सॉल्यूशंस में कंपटीशन भी बना रहेगा, इसीलिए एग्जीक्यूशन और मार्केट शेयर दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर मुझे इन तीनों कंपनीज को एक लाइन में समराइज करना हो तो CDSL ओनरशिप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, CAMS ट्रांजैक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है और केफिन फाइनेंशियल इकोसिस्टम के मल्टीपल ऑपरेशनल लेयर्स को कनेक्ट करता है। शायद इसी वजह से मुझे ये तीन बिजनेसेस इंडिया की फाइनेंशियलाइजेशन स्टोरी को प्ले करने के सबसे इंटरेस्टिंग और कॉम्प्लीमेंटिंग वेज लगते हैं। तो ये थी हमारी तीन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज जो इंडिया की फाइनेंशियलाइजेशन स्टोरी को रिप्रेजेंट करती हैं। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो CDSL, CAMS और केफिन टेक्नोलॉजीज अलग बिजनेसेस होते हुए भी एक लॉन्ग टर्म थीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब नए इन्वेस्टर्स डीमैट अकाउंट खोलते हैं, SIP शुरू करते हैं और कंपनीज कैपिटल मार्केट्स के थ्रू फंड रेज करती हैं, तो ये तीनों कंपनीज इस पूरे इकोसिस्टम का इम्पोर्टेंट हिस्सा बन जाती हैं। इसीलिए इन्हें सिर्फ इंडिविजुअल स्टॉक्स की तरह नहीं बल्कि इंडिया के फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के की पिलर्स के रूप में देखा जाना चाहिए। लेकिन एक बात एज एन इन्वेस्टर हमेशा याद रखिए, अच्छा बिजनेस और अच्छा इन्वेस्टमेंट हमेशा एक चीज़ नहीं होती। बिजनेस कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, अगर वैल्यूएशन बहुत एक्सपेंसिव हो तो रिटर्न्स डिसअपॉइंट कर सकते हैं। इसलिए बिजनेस क्वालिटी के साथ वैल्यूएशन, ग्रोथ एक्सपेक्टेशन और अपनी रिस्क प्रोफाइल को भी इवैल्यूएट करना ज़रूरी है। तो चलिए इसी के साथ हम इस वीडियो के एंड पर आते हैं। अगर आपको मेरी फंडामेंटल इंसाइट्स अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि इन तीनों कंपनीज में आपको सबसे प्रॉमिसिंग कौन सी लगती है। मैं हूं डॉक्टर प्रियंका। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.